Hello, hello, hello. Hello, but I am audible. Hello, good morning, good afternoon, all of you. बेटा good afternoon, good afternoon. सुन पा रहे हो ना? Good afternoon, बेटा. Good afternoon, good afternoon. पूजा यादव बुक आ गई सर. बहुत खुशी हुई. बहुत 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 ज्यादा. ओके. अच्छा. अब सबकी आ ही जाएगी. कोई नहीं. ठीक है. पहले लेक्चर के नोट्स मैंने दूसरे लेक्चर में भी ऐड कर दिए थे. तुम देखते ही नहीं हो. ठीक है. पहले लेक्चर के नोट्स को मैंने दूसरे लेक्चर में भी ऐड कर दिया था. ठीक है. और ग्रुप पर भी डाल ही रहा हूं मैं. जो ग्रुप बनाया था ना आप लोगों का, उस ग्रुप पर भी मैं नोट्स डाल ही रहा हूँ. ठीक है. और ऑलरेडी वहां पर भी हम लोग ऐप पर भी अपलोड कर रहे हैं. तीनों जगह मिल रहे हैं. कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे. और दूसरे वाले लेक्चर के अंदर मैंने पहले लेक्चर के नोट्स को अपडेट कर दिया था. ओके. हाँ बेटा. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं अब. ठीक है. स्टार्ट करते हैं आज. ओके. कार्बोहाइड्रेट आपका चल रहा है अभी. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट चल रहा है. बेसिक मैंने पूरा करा दिया था. उसके बाद मैंने एपीमर, एनोमर, मोनोमर, मोनोडाइसेकेराइड, समझ रहे हो ना? हाँ, ये बेसिक करा दिए थे. अब आज मुझे एक्चुअल में, ठीक है, मोनोसेकेराइड करा दिए थे. आज डाई कराने हैं मुझे. डाई और पॉली. साउंड ठीक है ना? साउंड ठीक है ना? चलो ठीक है. हाँ, सिलेबस में बता दे रहा हूँ. जो अगला टेस्ट होना है संडे को, उसमें माइनर टेस्ट है. तो माइनर टेस्ट के अंदर जो मैंने बायोमोलिक्यूल में अब तक कराया है, यानी पूरा बेसिक और प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ. ठीक है. तो बेसिक का रिवीजन नहीं कराऊंगा मैं. रिवीजन के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं कितना मैंने करा दिया है. पर टेस्ट में ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट तक ही आएगा. समझ रहे हो? हाँ. पूरा एनालिसिस, स्टार्टिंग वाला पार्ट, पूरी केमिकल एनालिसिस, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और जितनी भी टेबल कराई थी ना मैंने इनकी, वो सारी टेबल इन पर क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. ओके. चलो ठीक है. आगे बढ़ रहा हूँ. फटाफट रिवीजन देख लो. मैंने जो करा दिया था बच्चों को, पुरानी स्लाइड मैंने ऐड कर दी है. फिर भी मैं हर लेक्चर में रिवीजन में ओल्ड स्लाइड ऐड कर देता हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए और स्लाइड भी मिल जाए. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं. तो मेटाबोलाइट्स समझने से पहले मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं. ठीक है. डिफरेंट पाथवे होते हैं. उन रिएक्शंस में, उन पाथवे में, ठीक है, जो भी पार्टिसिपेट करता है और इंटर कन्वर्जेबल है, वो सारे के सारे मेटाबोलाइट्स हैं. ठीक है. इट इज अ बायोमोलिक्यूल. बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स विच कंटिन्यूअसली कन्वर्ट इनटू अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है. जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उन्हीं को बोलते हैं मेटाबोलाइट्स. ठीक है. क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. नीट में एक क्वेश्चन मान के चलो एक आता ही आता है इसकी टेबल से. ठीक है. प्राइमरी मैंने बताया था बेटा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट सबके अंदर बनते हैं भाई. एनिमल में बनते हैं, फंगस में बनते हैं, प्लांट में बनते हैं, बैक्टीरिया में, सब में बनते हैं. पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनिमल में नहीं बनते. यस. एनिमल सेल के अंदर, एनिमल के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन नहीं होता. प्लांट, फंगस और बैक्टीरिया के अंदर ही होता है. क्लियर? बिल्कुल. हाँ. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करता हूं, लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं, लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं. यस. और ड्यूरिंग ग्रोथ फेज बनते हैं, ग्रोथ फेज बनते हैं. जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत कम क्वांटिटी में बनते हैं और ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज, जब ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ के बाद आती है स्टेशनरी फेज, तब बनते हैं. ठीक है. हाँ. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का अगर मैं रोल की बात करता हूं तो आइडेंटिफिएबल है, मतलब हम जानते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के रूल क्या है. जैसे अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है, एटसेट्रा. ठीक है. ये सब प्राइमरी मेटाबोलिपिड, सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं. पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये पूरी टेबल में दिए, जिनका रोल हमें बहुत अच्छी तरीके से पता नहीं है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी बनते हैं, स्टेशनरी फेज के टाइम पर बनते हैं. ठीक है. और एक्चुअल में इकोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है, यानी सपोर्ट में हेल्प करते हैं. ठीक है. और एक्चुअल में इनका सही से रोल आइडेंटिफिएबल नहीं है. क्लियर? बिल्कुल. हाँ. इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, आइडेंटिफिएबल रोल है इनका.
ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा में, प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी ड्यूरिंग ग्रोथ फेज, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ नॉट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, नॉट आइडेंटिफाइबल रोल, प्रोड्यूस इन लेस क्वांटिटी ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज। और फिर मैंने एग्जांपल भी लिख दिए थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एटसेट्रा, सब जो तुम जानते हो ऑल आर प्राइमरी, ये सारे सेकेंडरी हैं, ठीक है। ये एक तरीके से रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है, रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है, साइड में बना हुआ प्रोडक्ट, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। और ह्यूमन यूज में तो होते ही हैं, हम करते ही अपने यूज के अंदर उसको, ठीक है। पर इसके अलावा भी देखा जाए, इकोलॉजिकल यूज में सपोर्ट है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, ये टेबल आपको याद रखनी है हर कीमत पर, हर हालत में, ठीक है, हर कीमत पर, हर हालत में। हाँ बेटा, एक ग्रुप नहीं है जो बच्चे, मतलब जो मतलब ऐप से कुछ लोग बच्चे डाउनलोड करते हैं पीडीएफ, ठीक है, वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें सर कुछ ग्रुप बना दो, डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो संकल्प बाय एमडी सर करके एक ग्रुप है, ठीक है, पुराना ही ग्रुप था मेरा, तो मैंने कहा भाई इसी पर मैं पीडीएफ डाल दिया करूंगा, जिससे जिसको डाउनलोड करनी है डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना। हाँ, संकल्प बाय एमडी सर, संकल्प बाय एमडी सर, ठीक है। चलो, तो पिगमेंट्स की मैंने बात की थी, पिगमेंट्स की मैंने बात की थी, तो पिगमेंट्स में आप जानते ही हो, कैरोटीनॉइड्स, एंथो, ठीक है, साइनिन एटसेट्रा। एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, सब में पढ़ाऊंगा, पूरा पूरा एल्कलॉइड आपका ड्रग्स में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ये सारे एल्कलॉइड्स आज की डेट में हम बहुत जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मॉर्फिन, कोडीन, ठीक है, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, स्मैक, ठीक है, यस, बहुत सारी और भी हैं, पर यहाँ मॉर्फिन, कोडीन एग्जाम्पल दे रखा है, याद रखो। टर्पीन्स में मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन्स, यस, दो याद रख लो, काम चल जाएगा। टर्पीन्स में ये एरोमा में यूज होती है, एरोमा समझते हो, एरोमा का मतलब है सुगंध के लिए, आह क्या स्मेल आ रही है, ठीक है, इसको एरोमा कहते हैं। और एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल तो बहुत जगह यूज होता है, ये भी सुगंध के लिए, एरोमा के लिए यूज होता है, ठीक है। लोग जो आयुर्वेदिक मसाज होती है उसमें भी इसको यूज करते हैं, लेमन ग्रास ऑयल को बहुत सारी जगह यूज होता है। फाइनली टॉक्सिन की बात करते हैं, तो एब्रिन, रिसिन, बहुत इस पर नीट में बहुत क्वेश्चन आया है, एब्रिन, रिसिन, ये टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, यस। कैस्टर ऑयल के अंदर, अंडी का तेल आता है ना, अंडी, अंडी जानते होगे, उसके बीज होते हैं, ठीक है, उसके कैस्टर ऑयल के अंदर मिलते हैं, ये सेल साइकिल इनहिबिटर है, और ठीक है, एब्रिन और रिसिन पॉइजन है, सेल साइकिल इनहिबिटर है, कैस्टर ऑयल के अंदर मिलते हैं। जबकि लैक्टिन की बात करता हूं, उसको कॉन्केनाबिलिन, इसका एग्जांपल याद रखना, कॉन्केनाबिलिन इसका एग्जांपल याद रखना, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं लैक्टिन्स, सब प्लांट के अंदर मिलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, हाँ, लैक्टिन्स। लैक्टिन्स क्या, ड्रग्स में मैंने बताया था, कैंसर में यूज करते हैं, बिन ब्लास्टिन, बिन क्रिस्टिन, ठीक है, यस। विनकस रोजा होता है सदाबहार, किसको कहते हैं, सदाबहार का जो प्लांट होता है, पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये स्पेशली मिलता है, बिन ब्लास्टिन, बिन क्रिस्टिन। कुरकुमिन मैं बच्चों को बोलता भी हूँ, मैं भी रोज सेवन करना स्टार्ट कर दिया है इसका, ठीक है, और सबको देता भी हूँ, कुरकुमिन, ठीक है। कुरकुमिन हल्दी को कहते हैं, ठीक है, हल्दी के अंदर एक कंपोनेंट होता है, मेन फाइटोकेमिकल कुरकुमिन, जैसे एल्कलॉइड्स मेन फाइटोकेमिकल्स हैं, ऐसे कुरकुमिन मेन फाइटोकेमिकल्स है हल्दी का। टर्मरिक का मेन, जो एंटी कैंसरस भी होता है, और आज की डेट में बहुत सारी चीजों में इसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, सुंदरता के लिए, और बहुत सारी चीजों में यूज कर रहे हैं इसको, कुरकुमिन को, ठीक है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस की बात करते हैं, रबर, गम, सेलुलोज, ये सारे के सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंस हैं, ठीक है। हाँ, जिसमें सेलुलोज तो आप जानते भी हो, ठीक है, सपोर्ट के लिए काम करता है, ये सब क्या करते हैं, एक तरीके से सपोर्ट में हेल्प करते हैं। जबकि विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन, ठीक है, ये एंटी कैंसर, ठीक है, एज ए ड्रग है, ठीक है। चलो, इसको याद रखना है आपको भाई, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दिया मैंने, और एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। हाँ, हल्दी तो तुम खाया करो यार, किसी न किसी फॉर्म में खाया करो, ठीक है। हाँ, हल्दी, मैं हरी हल्दी की बात कर रहा हूँ, जो आती है ना, कच्ची हल्दी आती है, ठीक है, जड़ जैसी होती है, कद्दूकस से घिस सकते हैं उसको, ठीक है, हाँ, दूध में डाल के ले लो, चाय बना करके चाय में डाल के ले लो, ठीक है, कोई जूस बना रहे हो, जूस के अंदर आपने उसकी एक छोटी सी गांठ लेके डाल दी, ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में आपके अंदर जाए। पर एक बात ध्यान रखना, कुरकुमिन हमारी गट से डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, ये एक समस्या है। तो कुरकुमिन को एब्जॉर्ब कराना है तो, ठीक है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च आती है, ब्लैक पेपर, उसका पाउडर साथ में डालना पड़ेगा, तभी वो एब्जॉर्ब होगा। समझे, समझे या नहीं समझे, तुम क्या लिख रहे हो? हाँ, मैं मिल के साथ लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो, तरीके मैंने बता दिए, अब आ जाओ, मैंने फिर फाइनली क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल बताया था, दो टाइप के होते हैं, बायो मैक्रो, बायो माइक्रो।
ठीक है। माइक्रो का मतलब है जिनका मॉलिक्यूलर वेट 8 से लेकर के 800 डाल्टन के बीच में होता है, वो माइक्रो है। ठीक है, लेस देन 1000 डाल्टन। क्लियर है। एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं, नीचे आ जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, लिपिड नहीं आता, लिपिड माइक्रो है पर नीचे नहीं आता, क्योंकि लिपिड अकेला होता ही नहीं है, वो मिलके रहते हैं दोस्त, हाथ मिला करके वेसाइकल्स की फॉर्म में, इसलिए वो ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, मोनोमेरिक सब्सटेंस होते हैं सारे के सारे, जैसे ग्लूकोज है, मैंने उसे लिपिड मोनोमेरिक है, पर मिलता किसके अंदर है? एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर, एन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जबकि अगर मैं मैक्रोमोलिक्यूल की बात करता हूं, इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा, पर एनसीईआरटी लिखती है जो लिपिड वेसाइकल्स होते हैं मोस्टली 10,000 डाल्टन या उससे बड़े होते हैं। ठीक है, हाँ, कहां होते हैं? एसिड इंसॉल्युबल पूल में होते हैं। पॉलीमेरिक सब्सटेंस है जो इन मोनोमर यूनिट के पॉलीमराइजेशन से, जैसे मोती और मोतियों की माला, तो मोती तो मोनोमर हो गया, मोतियों की माला पॉलीमर हो गई, उस तरीके से मिलके बने होते हैं। ठीक है, लिपिड वेसाइकल प्रेजेंट इन एसिड इंसॉल्युबल पूल, क्यों? क्योंकि लिपिड कभी अकेला रहता ही नहीं है, वेसाइकल्स की फॉर्म में रहता है, हाथ पकड़ के रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, याद बताया, मैं डायग्राम बना के समझाया भी था, दो रीजन होते हैं। ठीक है, इस वजह से वो वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। और ऑलवेज प्रेजेंट इन एसिड इंसॉल्युबल पूल, मतलब बायोमैक्रोमोलिक्यूल। ये सारा मैंने आपको समझा भी दिया था बना करके। नेक्स्ट आ जाओ। अब कार्बोहाइड्रेट मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट है क्या। ठीक है, तो मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट आर द कार्बन कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट मतलब वाटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताया था CnH2O का N। ठीक है, जैसे बस ध्यान रखना है आपको, डीऑक्सीराइबोस शुगर इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा 1:2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा 2 होगा, क्योंकि समझ रहे हो ना, अंदर 2 है और ये सिंगल सिंगल है, तो हमेशा 2 डबल होगा इसका। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन कंपाउंड ऑफ या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब इसमें बहुत सारे OH ग्रुप लगे होते हैं, मैंने एग्जांपल बना के भी दिखाया था। ठीक है, या तो एल्डिहाइड होंगे यानी CHO ग्रुप लगा होगा, या कीटो होंगे, ये या ये दोनों नहीं होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया भी था, जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का एग्जांपल है वही फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसको कार्बोनाइल कार्बन भी कहते हैं। या सेकंड कार्बन को कार्बोनाइल कार्बन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेकंड कार्बन पर कीटो ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के एग्जांपल ध्यान रखना, 6 कार्बन शुगर की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, 3, 4, 5 या 7 की बात नहीं कर रहा। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं, जबकि फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो बायोमोलिक्यूल का कोई अंत नहीं है, बहुत है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि वो तो मैं भी पढ़ोगे ही। देखो बायोमोलिक्यूल की मैंने कहा एक पूरी किताब ही है, मतलब पूरी बायोकेमिस्ट्री की बुक ही है, लेरिंजर नेल्सन कॉक्स। ठीक है, बहुत मोटी है। ठीक है, तो कोई इसका मतलब कहते ना कि बहुत ज्यादा है बायोकेमिस्ट्री, तुम पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री में आगे जाकर के। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा कि आखिर दो तरीके हैं, तो मैं डरा दूं, ठीक है, या डर निकाल दूं। तो डराने का तरीका तो यही है कि मैं बायोकेमिस्ट्री का मैक्सिमम पार्ट तो मैं करा दूं। ठीक है, तो नो डाउट थोड़ा सा डर जाओगे और फिर वो सरल नहीं हो पाएगा। और डर निकालने का तरीका क्या है कि मुझे अभी तुम्हें नीट कराना है, तो नीट का एकदम कंसेप्चुअल आपके ब्रेन में सेट कर दूं, बस नीट का। नीट का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लिखवा लो कहीं से भी। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो पर मैं दोनों का लेवल लेके चलूंगा, कंसेप्ट भी सेट हो जाए और नीट से थोड़ा सा ऊपर तुम पढ़ लो, क्योंकि थोड़ा बहुत केमिस्ट्री इधर भी पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर लेके चलूंगा कंसेप्चुअल। ठीक है, एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं है, एनसीईआरटी तो बहुत छोटा सा दे रखा है। ठीक है, बट उससे थोड़ा सा अप लेके चलेंगे, इससे चीजें थोड़ी सी और बेटर हो जाए। ठीक है, फिर मैंने समझाया भी था आपको। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में मोनो और डाई आते हैं, कॉम्प्लेक्स में ओलिगो और पॉली आते हैं। ठीक है, मोनो के मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे भाई। मोनो का मतलब है सिंगल सुगर, ये सबसे छोटी सुगर, स्मॉलेस्ट सुगर कितने कार्बन की होगी? स्मॉलेस्ट सबसे छोटी सुगर 3 कार्बन की होती है। कहां है भाई, कहां बज रहा है? सबसे छोटी सुगर 3 कार्बन की होती है। 1 मिनट,
हाँ, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड, जैसे मैंने दिखाया भी था आपको, मोतियों की माला लेकर के आया था, एक मोती मोनोसैकेराइड है, पर एक ऐसी मोनोसैकेराइड इसमें 3 ही कार्बन होते हैं, एक ऐसी मोनोसैकेराइड इसमें 4 कार्बन होते हैं, एक ऐसी मोनोसैकेराइड इसमें 5 कार्बन होते हैं, एक ऐसी मोनोसैकेराइड इसमें 6 कार्बन होते हैं, एक ऐसी मोनोसैकेराइड इसमें 7 कार्बन होते हैं। तो ये सबसे छोटी, सबसे बड़ी मोनोसैकेराइड है, ठीक है भाई। ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हैप्टोस, ठीक है। आप समझ रहे हो ना? ये ये 1 2 3 4 5 मोनोसेक्राइड आपको मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। डाइसेक्राइड में 3 पढ़ाने वाला हूं, जो आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। माल्टोस, सुक्रोज, लैक्टोस, ये 2 मोनोसेक्राइड के मिलने से बनते हैं ग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस, ठीक है। जबकि ओलिगोसेक्राइड 3 और 10 के कार्बन से जो मिलकर बनी होती है, ठीक है, यूनिट, सॉरी, 3 और 10 यूनिट के मिलने से जो बनती हैं, मोनोसैकेराइड के मिलने से बनती है, वो ओलिगोसैकेराइड है। जैसे ट्रायोस का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, 3 यूनिट के मिलने से बनती है रैफिनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इन तीनों के मिलने से रैफिनोज का फॉर्मेशन होता है। और पॉलीसैकेराइड तो एनसीईआरटी में दे ही रखा है, यही एनसीईआरटी में दे रखा है, ओनली पॉलीसैकेराइड, ठीक है। 10 से ज्यादा जितनी भी मोनोसैकेराइड यूनिट होंगी सारे पॉलीसैकेराइड है, और एनसीईआरटी में यही मेंशन है। नहीं, नीट में क्वेश्चन आएगा तो पॉलीसैकेराइड से आएगा, ठीक। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं डाइसैकेराइड से बनते हैं, ये मतलब डाइजेशन में भी आते थे। और केमिस्ट्री के लिहाज से देखोगे, केमिस्ट्री के लिहाज से देखोगे तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अब पॉलीसैकेराइड मैंने बताया था होमो और हेट्रो। होमो का मतलब है मोतियों की एक ऐसी माला जिसमें सारे मोती एक जैसे हैं, होमो पॉलीसैकेराइड। मोतियों की एक ऐसी माला जिसमें 2 टाइप के मोती हैं या 2 से ज्यादा टाइप के मोती हैं, ठीक है, तो उसको हम, ठीक है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे। आपको मैंने तो मोनो ही पढ़नी है, ठीक है। ग्लूकोज, ठीक है, कहां, सॉरी, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ये तो मेन है। काइटिन, इनुलिन, ये आपके 2 और आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इन सब होमोपोलीसैकेराइड को आपको पढ़ना है जो एक ही टाइप के मोती के मिलने से बनते हैं, होमोपोलीसैकेराइड, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है भाई, ग्लाइकोजन और स्टार्च की बात करूंगा अल्फा ग्लूकोज होगा, सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लूकोज होगा। काइटिन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें नाग, NAG, नाग, ठीक है, ये भी ग्लूकोज का ही, ठीक है, एक रूपांतरण है, समझा भी दूंगा उसको मैं, ठीक है। हाँ, उसके एमिनेशन से बनता है, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ठीक है। अब आ जाओ हेट्रोपॉलीसैकेराइड में, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दिया है मैंने, पेप्टिडोग्लाइकेन, जो आप बैक्टीरियल वॉल में देखोगे भी इसको, ठीक है। नाम और नाग 2 टाइप की सुगर के पॉलीमराइजेशन से बनता है, यानी 2 टाइप के मोतियों की माला है एक तरीके से, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। फिर मैं आ गया था एक एक करके, पहले मैंने मोनोसैकेराइड कल कराए थे, डाइसैकेराइड में आज कराने वाला हूं, ठीक है, और पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में मैंने बताया था बेटा, इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ट्रायोस, ठीक है, 3 कार्बन वाली ट्रायोस, 4 कार्बन वाली टेट्रोस, 5 कार्बन वाली पेंटोस, 6 कार्बन वाली हेक्सोस, और 7 कार्बन वाली सुगर कौन सी थी, हेप्टोस। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, अगर मैं ट्रायोस की बात करता हूं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, इसमें ये एल्डोज हैं सारी की सारी, ये कीटोज हैं। एल्डोज का मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, और कीटोज का मतलब इसमें कीटो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड, इरेथ्रोज, राइबोज, जाइलोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूको ग्लूकोहेप्टोज, ये सारी की सारी एल्डोज हैं। जबकि कीटोज, कीटोज की बात करता हूं तो तुम्हें तो बस फ्रक्टोज याद रख लो, काम बन जाएगा, ठीक है। राइबोज और राइब्यूलोज भी याद रख लो, ये भी हम आगे न्यूक्लिक एसिड में पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। राइब्यूलोज में पढ़ाता हूं, मतलब मैं नहीं पढ़ाता, आप बॉटनी में पढ़ते होगे, जब आपने RUBP पढ़ा होगा, RUBP, ठीक है, हाँ, यस, RUBP कहां पढ़ा था, मोस्ट अबिंडेंट प्रोटीन, मोस्ट, अरे यार, मोस्ट अबिंडेंट प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, मोस्ट अबिंडेंट एनिमल प्रोटीन कोलेजन होती है, और मोस्ट अबिंडेंट प्लांट प्रोटीन रुबिस्को होती है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है, हाँ, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यस, ये CO2 को कैच करने वाली वो प्रोटीन है जो फोटोसिंथेसिस की वो डायरेक्शन रिएक्शन चलती है ना, तो CO2 जो कैच करती है, ठीक है, वो RUBPCO है, यस, ठीक है। तो राइबिलोज वहां देखने को मिलेगी, जबकि राइबोज, राइबोज
और डीऑक्सीराइबोज ये कहाँ मिलेंगे आपको? डीएनए आरएनए के अंदर, ठीक है। चलो, तो मेनली ये दो याद रख लो, ये याद रख लो, कौन सी एल्डोज है कौन सी कीटोज है, ये नॉलेज के लिए बस, ठीक है। पर बता मैंने सारी दी है। अब मोनोसेक्राइड के बाद हम आ गए थे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड। मैंने कहा था मोनोसेक्राइड जो होते हैं बेटा वो दो फॉर्म्स में मिलते हैं, ठीक है। या तो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है या रिंग फॉर्म हो सकती है, ठीक है। जब भी आप किसी ओपन चेन स्ट्रक्चर को एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, ओपन चेन स्ट्रक्चर की मैंने बताया था आपको ग्लूकोज का फ्रक्टोज का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ग्लूकोज की बात करता हूं भाई, 6 कार्बन दिखाए थे मैंने आपको, पहले कार्बन पे एल्डिहाइड लगा हुआ है तो ग्लूकोज है, दूसरे कार्बन पर कीटोन लगा हुआ है तो फ्रक्टोज है। राइट साइड में OH होते हैं, लेफ्ट साइड में H होते हैं, एक्सेप्ट थर्ड कार्बन। दोनों के केस में थर्ड कार्बन पर पोजीशन चेंज हो जाती है, H और OH, बस 3 बातें ध्यान रखनी है। समझ गए ना? हाँ, दोनों ही हेक्सोज हैं, ठीक है। दोनों का ओपन चेन स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होगा, अंतर क्या होगा? पहले कार्बन पर यहां पर क्या होगा? एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में दूसरे कार्बन पर क्या होगा? कीटो। और OH राइट साइड में होंगे, H लेफ्ट साइड में होंगे, थर्ड कार्बन पर H और H की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये मैंने आपको याद करा दिया था, ठीक है। मैंने बताया था जब भी आप ओपन चेन स्ट्रक्चर को, जैसे ग्लूकोज का ही उठा लो, अब एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, ठीक है, डालते ही जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड या कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, यानी एक ऐसा कार्बन जिस पर, या ऐसी मतलब कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कीटो या एल्डिहाइड ग्रुप को बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट कार्बन हो सकता है, दूसरा कार्बन हो सकता है, ठीक है। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो वाला कार्बन, ठीक है, सीधा इंटरेक्ट करता है फिफ्थ कार्बन से। इसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाता है, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, समझाया भी था मैंने आपको, ठीक है। तो ये हमेशा फिफ्थ से ही पेयरिंग करेगा, ठीक है। यानी जो भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होगा, जिसको कार्बोनाइल कार्बन, चाहे वो पहले कार्बन हो या दूसरा कार्बन हो, पहला दूसरा दो ही हो सकते हैं, फिफ्थ से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर 6 मेंबर रिंग बन रही है तो इसको आप पायरेनोस बोलोगे, 5 मेंबर रिंग बन रही है तो इसको आप फ्यूरेनोस बोलोगे, ठीक है। इस रिंग में भी दो फॉर्म हो सकती है, OH अगर नीचे है तो अल्फा, OH ऊपर कर दो तो बीटा। अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज दो पोजीशन हो सकती है, ठीक है। जैसे फ्रक्टोज ओपन चेन स्ट्रक्चर देखोगे, सेकंड कार्बन पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है, सेम कुछ वैसा ही है, ये पोजीशन चेंज कर दी। जैसे ही मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा तो ध्यान रखना, राइट साइड तो OH है जो नीचे चले जाएंगे रिंग के अंदर, लेफ्ट साइड H है जो रिंग में ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, एक्सेप्ट थर्ड कार्बन। तो हमेशा ध्यान रखना, कार्बोनाइल कार्बन जो होगा वो सीधा फिफ्थ कार्बन के संग रिंग बनाएगा, ठीक है। ये सेकंड कार्बन है यहाँ पर फ्रक्टोज में, तो भाई 6 की जगह 5 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है। OH हमेशा नीचे आ जाएंगे, मतलब राइट साइड वाले सब नीचे आ जाएंगे, लेफ्ट साइड वाले सारे ऊपर चले जाएंगे, सिंपल सी बन गई फ्यूरेनोज रिंग, ठीक है। तो पायरेनोज फ्यूरेनोज, यहां पर भी ध्यान रखना, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है। अगर मैं OH को ऊपर कर दूं तो कौन सी पोजीशन हो जाएगी? बीटा पोजीशन हो जाएगी, यस। इसी को मैंने आगे एक्सप्लेन किया अल्फा बीटा पोजीशन को, किसके अंदर? एनोमर्स के अंदर। तो एनोमर आपको समझने होंगे, एनोमर में क्या होता है भाई? H एंड OH चेंज ऑन एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है? एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप, ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप बनाता है वो एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। तो कार्बन इन साइक्लिक स्ट्रक्चर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप, यानी CHO या CO इन ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, वो सारे सारे एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। तो एनोमेरिक कार्बन की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था ना, हाँ, दो पोजीशन होंगे अल्फा और बीटा, मैं समझा भी देता हूं। जैसे एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, ग्लूकोज में कौन सा कार्बन होगा? पहला। फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन दूसरा होगा। तो ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं, ये अल्फा और बीटा दो पोजीशन हो सकती हैं। अगर OH नीचे है तो अल्फा, OH को ऊपर कर दोगे तो बीटा, हमेशा OH नीचे है तो अल्फा, OH ऊपर कर दोगे तो बीटा पोजीशन। तो ये तो हो गया एनोमेरिक पोजीशन, ठीक है, यस। सिर्फ अल्फा और बीटा का अंतर होता है हमेशा एनोमेरिक कार्बन के ऊपर, एनोमेरिक कार्बन के ऊपर वो कार्बन, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप बनाता है, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? बहुत ध्यान रखना है। जबकि फ्रक्टोज के अंदर भी हम देखें तो फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा कार्बन होगा? दूसरा कार्बन होगा। OH नीचे है तो अल्फा फ्रक्टोज, OH ऊपर कर दोगे तो बीटा फ्रक्टोज, सिंपल सी बात है। तो ये होते हैं अल्फा और बीटा पोजीशन, ठीक है, यस, एनोमर्स। अगर मैं एपीमर की बात करूं तो एनोमेरिक कार्बन को छोड़ करके किसी भी कार्बन पर
एनोमेरिक कार्बन को छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा किसी भी कार्बन पर अगर HOH की पोजीशन चेंज हो जाए तो बेटा वो एपीमर होते हैं, वो एपीमर होते हैं। जैसे बहुत प्यारा एग्जांपल बताया मैंने, ग्लूकोज के 2 एपीमर होते हैं, ठीक है भाई। ग्लूकोज में सेकंड कार्बन पर HOH की पोजीशन चेंज कर दोगे तो बन जाएगा मैनोज। फोर्थ कार्बन पर HOH की पोजीशन चेंज कर दोगे तो बन जाएगा गैलेक्टोज। ध्यान से देखो, फोर्थ कार्बन पर मैंने चेंज की तो क्या बन गया, गैलेक्टोज। सेकंड कार्बन पर चेंज की तो क्या बन गया, मैनोज। तो ग्लूकोज की 2 फॉर्म और होती हैं, गैलेक्टोज और मैनोज। सिर्फ H और OH की पोजीशन चेंज है, सेकंड कार्बन या फोर्थ कार्बन, यानी अदर देन एनोमेरिक कार्बन। यहां तक बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है बेटा? ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है? नहीं, दोनों चेंज नहीं होंगे, ठीक है। या सेकंड, देखो मैंने था सेकंड कार्बन चेंज होगा तो क्या बन गया आपका, मैनोज। फोर्थ कार्बन चेंज हो गया तो बन गया गैलेक्टोज। तो क्वेश्चन आएगा गैलेक्टोज किस कार्बन में चेंज होने पर, पोजीशन चेंज होने बनता है, तो आप याद रखना है आपको ऑलवेज फोर्थ कार्बन। मैनोज ग्लूकोज के किस कार्बन में चेंज होने पर बनता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? तरुण सर ने बेटा स्टार्ट कर दिया है, वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा पार्क है रोहिणी में, ठीक है। हाँ, वो फोटो भी भेजे हैं उन्होंने, ठीक है। तो वो दौड़ लगाना स्टार्ट किया है उन्होंने बड़े से पार्क में। हाँ, बहुत बड़ा पार्क है वहाँ पर। दिल्ली में होते नहीं है इतने बड़े पार्क, पर रोहिणी अच्छी जगह है, वहाँ बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। तो वहाँ अब वो स्टार्ट किए हैं, और वो बाहर की चीजें भी बंद की हैं, ठीक है। हम सभी लोगों ने की हैं, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा, ठीक है, हाँ मतलब सही चीजें खाएं, ठीक है। मतलब मैं तो खाता ही हूँ खैर, लेकिन सभी को बोलता हूँ कि सभी खाओ। पर मेरे संग कुछ एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं तो फिर लोग मेरी बात को फॉलो नहीं करते, ठीक है। चलो, कोई नहीं। मैं अभी जाता नहीं हूं, पर मैं अब जाना स्टार्ट कर रहा हूं, टहलना स्टार्ट कर दिया है मैंने भी, ठीक है। यस, टहलना तो स्टार्ट कर दिया है। हाँ, चलो करें स्टार्ट। चलो ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? ये तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? हाँ, बस तो मुझे इतना डाउट कहाँ है। अब मैं सीधे आ रहा हूं आपके डाइसैकेराइड के ऊपर, समझना। डाइस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहां तक हो गया। हाँ, डाइसैकेराइड, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डाइसैकेराइड जो 2 मोनोसैकेराइड के मिलने से बनते हैं वो डाइसैकेराइड होते हैं, ठीक है। जैसे 3 आपके सिलेबस में, ठीक है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज के मिलने से बनता है, लैक्टोज बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज के मिलने से बनता है, सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, अल्फा बीटा, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो अब इसको मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा समझाता हूँ, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं माल्टोज की बात करता हूँ। माल्टोज, ठीक है। माल्टोस डाइसैकेराइड है, ये तो आप समझ गए होंगे। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होंगी माल्टोस की, ये आप समझ गए होंगे, ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। देखो, एक बार को आप एक्सरसाइज मत करो चलेगा, ठीक है, पर कोशिश करो बाहर का खाना बंद कर दो, आलू खाना कम कर दो। बस 2 चीजों पर ध्यान रख लो, बाहर का खाना कम कर दो, और आलू, तला हुआ आलू, आलू अच्छा है बुरा नहीं है, पर तला हुआ आलू, ठीक है, इसको कम कर दो तो काफी
आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा। और पानी बहुत ज्यादा पियो, ठीक है, पानी बहुत ज्यादा पियो तो काफी चीजें आपकी मतलब बॉडी ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई हो जाएगी। इतना ही कर पाओ क्योंकि बच्चे नहीं कर पाते इतना, ठीक है। हाँ, क्लियर है। तो अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, ये माल्टोस। अच्छा, माल्टोस जानते हो कहाँ मिलती है? ये माल्ट शुगर होती है। तुम में से कई बच्चे ऐसे होंगे, मैंने कहा, मैं कहता भी हूं कि ब्रेड को चबाओ। भाई ब्रेड मीठी नहीं होती है, ध्यान रखना। हाँ, ब्रेड मीठी नहीं होती है। जब ब्रेड को चबाओगे तो भाई ब्रेड क्या है? एक तरीके पॉलीसेकेराइड है, वो टूटेगा डाइसेकेराइड के अंदर। समझ रहे हो? हाँ, हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, ठीक है। हाँ, जब ब्रेड को आप चबाओगे तो वो मीठी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में टूटेगा। ब्रेड में कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है? जरा, ब्रेड में क्या होता है? स्टार्च। क्या होगा? स्टार्च। स्टार्च किसमें टूटेगा? हाँ, स्टार्च किसमें टूटेगा? माल्टोज। ठीक है, स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माल्ट शुगर, ठीक है। समझ गए ना? हाँ, ये मीठा होता है तभी तो जब मीठी लगने चालू हो जाती है। अच्छा, माल्टोज रिड्यूसिंग होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है? ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे आगे रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग भी समझाऊंगा, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर है। अभी रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग समझाऊंगा, अभी लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे मैं एक साथ कंपाइल करूंगा दोनों के अंदर, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर होती है, ओके, माल्ट शुगर होती है, ठीक है। मार्स देखा होगा ना, जब हम चावल का माड़ निकालते हैं, ठीक है, हाँ, उसमें माल्टोस, उसमें वही माल्ट शुगर है, यस, माल्टोस। स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोस। हाँ बेटा, अब समझना, अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं माल्टोस की, इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है, समझना। ग्लूकोज प्लस कौन सा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज। ग्लूकोज का डायग्राम तो तुम समझ ही चुके हो कैसा बनता है। 6 मेंबर रिंग है ना ग्लूकोज, 6 मेंबर रिंग है ग्लूकोज। ग्लूकोज में ये पहला कार्बन होता है, ये आप जानते ही हो, फर्स्ट कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन, ठीक है। नीचे फर्स्ट कार्बन पर क्या होगा? अल्फा है ना, तो ओ OH नीचे होगा, CH2। अच्छा, ये तो आएगा नहीं, H आएगा सिंपल। कौन सा कार्बन है? फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है। ये हो गया अल्फा ग्लूकोज। क्या हो गया? अल्फा ग्लूकोज। अल्फा, समझ तो गए होगे ना? ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन होगा, ये तीसरा कार्बन होगा, ये चौथा कार्बन होगा, ये पांचवा कार्बन होगा, और छठवां कार्बन यहाँ होगा, CH2OH। सिंपल ग्लूकोज है, ठीक है। और बताया भी था मैंने, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे कार्बन पर OH ऊपर होगा, ठीक है, H नीचे होगा तीसरे कार्बन पर, ठीक है। सिंपल सी बात है, ग्लूकोज हो गया अल्फा ग्लूकोज। एक अल्फा ग्लूकोज और बना लेते हैं हम। भाई अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। ये कार्बन कौन सा होगा? भाई पहला कार्बन है, तीसरा तो चौथा कार्बन हो गया, चौथा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया। और फोर्थ कार्बन पर भी OH नीचे ही होगा, ये तो आप समझ गए होगे, OH और H ऊपर होगा। आपके सामने है, आपके सामने है भाई। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज किसके मिलने से बनता है? अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। अब यहां क्या होगा? आप समझ गए होगे, यहां से एक H2O निकल जाएगा, एक H2O निकल जाएगा। और एक H2O के निकलते ही क्या बन जाएगा, जरा बताओ? एक H2O के निकलते ही क्या बन जाएगा यहां पर? माल्टोज। क्या बन गया यहां पर? माल्टोज। एक H2O के निकलते ही क्या बन गया यहां पर? माल्टोज।
अच्छा, अरे यार, चलो बना ही देता हूँ ना। ठीक है, H2, कभी कभी शॉर्टकट गड़बड़ मतलब टाइम लगा लेता है। पहला कार्बन, चौथा कार्बन, पहला कार्बन, चौथा कार्बन, CH2OH, CH2OH, बन गया आपके सामने माल्टोस। ठीक है भाई, पहला और चौथा, ठीक है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, तो लिंकेज क्या होगा जरा बताओ। ये अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, तो इस जो लिंकेज आएगा क्या बोलोगे उसको, अल्फा 1,4, पहला और चौथा अल्फा 1,4 लिंकेज। ये क्वेश्चन आता है, माल्टोस में कौन सा लिंकेज देखने को मिलेगा, अल्फा 1,4 लिंकेज। आप ही बताओ भाई, पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बता भी दिया मैंने। जितनी भी डाइसेकेराइड होंगी बेटा, इनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। क्लियर है, हाँ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा 1,4 लिंकेज याद रख लो बस, अल्फा 1,4, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें किसी को डाउट है, समझ में आया या नहीं आया। बैक स्क्रीन, बैक पर भी आ जाऊंगा, पहले इतना समझो, माल्टो समझ में आ गया नहीं आ गया। हाँ, अल्फा 1,4 लिंकेज याद रखना है। माल्टो समझ में आया या नहीं आया। डन, क्रिस्टल क्लियर। चलो ठीक है, लिंकेज भी आपको याद रहेगा, अल्फा 1,4 लिंकेज देखने को मिल रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं माल्टोस की बात करूंगा। लैक्टोस कहां मिलता है, लैक्टोज जरा बताओ। बी, लैक्टोस कहां मिलता है, और मोनोमर यूनिट क्या होंगी लैक्टोस की, डाइसेकेराइड है तो मोनोमर यूनिट क्या होंगी। ठीक है, लैक्टोस के मोनोमर वही किसके मिलने से बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोस, मिल्क शुगर, बिल्कुल सही। हाँ, इनसाइड मिल्क, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, अल्फा या बीटा, मैंने बताया था वो अल्फा अल्फा, ये बीटा बीटा, और सुक्रोज में एक बीटा और एक अल्फा, मतलब फ्रक्टोज उसमें बीटा होगा, तो बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज। बीटा का मतलब क्या हो गया, बीटा का मतलब OH ऊपर होगा नीचे, OH ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में। अरे
ये मिल्क शुगर है। रिड्यूसिंग होती है नॉन रिड्यूसिंग, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। जो बच्चे वास्तव में 12th स्कूल जाके पढ़े हैं और स्कूल में प्रैक्टिकल दिया है तो उनको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग आता होगा, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में भी एक ही प्रैक्टिकल कराया गया था, सस्ता था इसलिए। हाँ, तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग सबको शुगर बांट दी गई थी पुड़िया के अंदर और पता करना था कि रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, हाँ, हमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फाइलिंग सॉल्यूशन का एक एक वो शीशी दे दी गई थी हर टेबल पर, तो उसकी ड्रॉप डाल के देखना था कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज नहीं हो रहा। कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग शुगर है, और कलर चेंज नहीं हो रहा शुगर डालने पर तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, अब का कंसेप्ट क्या होता है समझाऊंगा अभी मैं। ठीक है, तो मिल्क शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग सिर्फ अभी मैं डाइसेक्राइड के अंदर सुक्रोज को बताऊंगा। ठीक है, कैसे बनेगी मिल्क शुगर, कैसे बनेगी, तो बीटा गैलेक्टोज, असल बीटा गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज में तो कोई डाउट होगा नहीं आपको, अगर मुझे गैलेक्टोज बनाना होगा तो 6 मेंबर रिंग होगी, फर्स्ट कार्बन, ठीक है। अब बीटा पोजीशन है, बीटा का मतलब पहले कार्बन पर OH कहां चला गया, ऊपर, H कहां चला गया, नीचे। अब ये कौन सी पोजीशन आ गई, बीटा पोजीशन। फर्स्ट कार्बन पर ध्यान रखना, फर्स्ट कार्बन पर OH चेंज कर दूंगा तो कौन सी पोजीशन आ गई, बीटा पोजीशन। ठीक है, अब बात कर रहा हूं गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पर, गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पर भी H और OH चेंज हो जाएंगे। फोर्थ कार्बन पर H और OH चेंज करता हूं तो क्या बन गया, OH ऊपर कर दो, H नीचे कर दो, क्या बन गया, गैलेक्टोज। भाई अल्फा गैलेक्टोज या बीटा गैलेक्टोज, बीटा, बीटा गैलेक्टोज। ये आपके सामने आ गया बीटा गैलेक्टोज, क्लियर है बिल्कुल। भाई पहले कार्बन पे HOH चेंज कर दिए तो बन गया बीटा पोजीशन, चौथे कार्बन पे HOH की पोजीशन चेंज कर दी तो बन गया ग्लूकोज की जगह गैलेक्टोज, सिंपल सी बात है। ठीक है, बात बाकी कॉमन है। अब मैं इसकी पेयरिंग कर रहा हूं अगेन किसके साथ, बीटा ग्लूकोज के साथ, तो ग्लूकोज का तो सिंपल, बीटा, बीटा का मतलब पहले कार्बन पर हमने क्या कर दिया, OH को ऊपर पहुंचा दिया, H को नीचे कर दिया, ये बन गया बीटा, बीटा पोजीशन। ठीक है, पर चौथे कार्बन पर OH नीचे ही होगा, H ऊपर होगा। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात, तो ये क्या बन गया, बीटा ग्लूकोज। बस आपको ये चीज समझनी है कि मतलब लिख लिख के समझोगे, अल्फा बीटा पोजीशन समझ में आ गया, OH नीचे है, ठीक है, तो अल्फा OH ऊपर कर दिया, बीटा। हाँ, फोर्थ कार्बन पे HOH की पोजीशन चेंज हो रही है तो गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज हो गया। अच्छा, है ना, और सेकंड कार्बन पे HOH की पोजीशन चेंज हो रही है तो मैनोज हो गया, तो यहाँ तो OH नीचे है, यहाँ OH ऊपर है। ठीक है, यानी ये गैलेक्टोज है, ये ग्लूकोज है, और तो कोई अंतर है ही नहीं। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, यहाँ इनके बीच में एक बॉन्डिंग बनानी है, ये बॉन्डिंग बनानी है हमें, ये वाली बॉन्डिंग। ठीक है, तो बनाते हैं इस बॉन्डिंग को, यानी यहां से यहां के बीच में, यहां से यहां के बीच में क्या निकल जाएगा, एक H2O। जैसे ही H2O निकला तो यहां पर बीटा 1,4, बीटा, बीटा 1,4 लिंकेज बन जाएगा, बीटा 1,4 लिंकेज। ये सब बना बना के देखोगे खुद अपने हाथ से, तभी परफेक्शन आएगा। खुद ड्रॉ करने हैं, नोट्स की कॉपी नहीं, खुद ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब यहां से ऑक्सीजन रह गया, एक H2O निकल गया,
एक H2O निकल गया भाई, यहां से H2O निकल गया, ऑक्सीजन रह गया, ठीक है, बाद बाकी को तो सेम ही है, OH H, ठीक है, ये बीटा, अच्छा ये क्या बन गया, लैक्टोज। लैक्टोज में लिंकेज कौन सा देखने को मिल रहा है, लिंकेज बीटा 1,4। ध्यान रखना कल होमवर्क में सारे लिंकेज पूछूंगा मैं, किस किस के बीच में कौन कौन सा लिंकेज मिलता है, ठीक है, समझे, जितना करा रहा हूं उतना मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट, ठीक है, एक ही लाइन बोला, अपने में सब कुछ करा रहा हूं, ठीक है, अब पूरी उधर की केमिस्ट्री उठा के यहाँ नहीं रखूंगा मैं, थोड़ा बहुत सर्वे सर को तो पढ़ाने दो, हाँ ठीक है, तो बेसिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री वाला पार्ट वहां से सर्विस सर करा देंगे, ठीक है, जो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री वाला पार्ट है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, क्योंकि डायग्राम सारे मैं करा ही रहा हूं, तुम्हारे नीट में डायग्राम नहीं आते यहाँ पर, ठीक है, हाँ एनसीईआरटी में भी बस बेसिक कुछ डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, कार्बो पॉलीसेकेराइड के डायग्राम दे रखे हैं, डाइसेकेराइड के डायग्राम दे नहीं रखे उन्होंने, ठीक है, हाँ, तो जितने में है पर मैं मैक्सिमम करा दूंगा तुम्हारा, ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट, लिंकेज पर क्वेश्चन आएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ठीक है, मिल्क शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है, रिड्यूसिंग कौन होती है अब समझाऊंगा, अभी इसी पर आ रहा हूँ, तो लिंकेज, ये सिंबल, सिंबल भी ध्यान, कभी कभी सिंबल पे ही क्वेश्चन आएगा, सिंबल ऐसे पूछ लेगा, ये सिंबल जो आ रहा है ना, ये सिंबल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ जाना, ऐसे सिंबल यहां भी पूछ लेगा वो, ये सिंबल पूछेगा, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा लिंकेज है, आप बता दो कि α14 लिंकेज है, ये कौन सा लिंकेज है, इस तरीके से बनेगा एन, तो आप बोलोगे ये β14 लिंकेज है, β14 लिंकेज है, ये अच्छे लेवल क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करेंगे हम सुक्रोज, किसकी बात करने वाले हैं, सुक्रोज, हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी यहां तक पूछ लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पहले गैलेक्टोज फिर ग्लूकोज, गैलेक्टोज फिर ग्लूकोज, नो डाउट, तो सलाइवा निकाल करके प्रैक्टिकल किए थे दीपक लिख रहा है कि पूजा ज्यादा मेरी बहन है, वो अच्छे से पढ़ती नहीं है, तो बेटा पूजा पढ़ा कर, चलो पढ़ा कर, ठीक है, जिन जिनके पास बुक आती जा रही है एक बार प्लीज जूलॉजी की बुक एक बार देख के मुझे बता तो दो, एक फीडबैक तो दे दो मुझे, ठीक है, हाँ उसके पीछे जो हिडन में चीजें छुपी हुई हैं अगर निकाल के तुम बताओ तो सही, क्या है, थोड़ा सा इतना समझ जानना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं, आ जाओ नेक्स्ट, नंबर थर्ड जगह है, नंबर थर्ड, सुक्रोज, बहुत इंपॉर्टेंट है सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज की बात करते हैं तो पता होनी चाहिए इसकी मोनोमर यूनिट क्या होंगी, सुक्रोज की जरा बताओ, मोनोमर यूनिट क्या होंगी, ठीक है, भाई यहां पर एक अल्फा होगी एक बीटा होगी, यानी अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज, ठीक है, अच्छा रिड्यूसिंग शुगर है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, कोई बता सकता है क्या, गन्ने का जूस पिया है, गुड़ खाया है, गुड़ गन्ने का जूस, हाँ, केन शुगर, केन शुगर गन्ने के जूस में देखने को मिलती है, ठीक है, रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है,
ये नॉन रिड्यूसिंग है। भाई नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड के अंदर ध्यान रखना है आपको, ओनली सुक्रोज है। यस, ओनली सुक्रोज है, नॉन रिड्यूसिंग। बहुत सही। हाँ, गुड़ खाते हो, गुड़ में भी सुक्रोज होती है, ठीक है। अब जब डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की आप कोशिश करना। सबसे पहले तो ग्लूकोज बना रहा हूं मैं, ठीक है। ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा का मतलब OH ऊपर होगा या नीचे होगा, जरा बताओ। अल्फा का मतलब OH ऊपर या नीचे, OH नीचे, H ऊपर, अल्फा पोजीशन है। और ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज। और साथ में कौन है यहां पर, बीटा फ्रक्टोज। पहले फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। पायरोन रिंग होती है या फ्यूरॉन, फ्यूरॉन रिंग होती है, जरा बताओ। पायरोन बोलोगे, फ्यूरॉन बोलोगे। पेंट 5 मेंबर होंगे रिंग के अंदर। सेकंड कार्बन होगा। सेकंड कार्बन पर ध्यान रखना है, OH ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा, ठीक है। यानी OH ऊपर चला जाएगा, और फर्स्ट कार्बन पर CH2OH जो था ना, वो नीचे आ गया। हाँ, OH ऊपर चला गया। अगर OH ऊपर चला गया, OH अगर ऊपर चला गया, तो लंबा लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो ये बीटा पोजीशन हो गई, बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। सेकंड कार्बन पर OH ऊपर चला गया, बीटा फ्रक्टोज। अब यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकलेगा, और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, अगेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। समझे या नहीं समझे, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। हाँ, लिख चाओ, लिख दो CH2H, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने तुम हटा दिया इसलिए, ठीक है। तो भाई पेंटावेलेंट रिंग है फ्रक्टोज की, आप ये जानते ही हो। ये 6 मेंबर रिंग है, आप जानते ही हो, ठीक है। भाई ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है, बीटा फ्रक्टोज है। OH को ऊपर कर दिया, OH H2O निकला। तो अब क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा आपका सुक्रोज। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, अल्फा, सुक्रोज आपके सामने है, सुक्रोज। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट, सुक्रोज आपके सामने है। हाँ, अरे फ्यूरान रिंग बनेगी ना, पायरोन रिंग तो वो हो गई, ये पायरोन हो गई, ये फ्यूरान हो गई। लिख देता हूं, ये पायरोन रिंग हो गई, ये पायरोन रिंग है, ये वाली, ये फ्यूरान रिंग है। 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। ये जो लिंकेज बन रही है, इस लिंकेज को हम क्या लिख दें, जरा बता, कौन सी लिंकेज होगी, अल्फा 1 बीटा 2 लिंकेज। अल्फा 1 बीटा 2 लिंकेज लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। यहां तक बताओ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कई लोग लिखते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, अल्फा 1 2 बीटा
लिंकेज ऐसे भी लिख सकते हो, लिंकेज पर क्वेश्चन आता है। कौन सी लिंकेज मिलती है? अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, कहाँ पर रिव्यू दें? टेलीग्राम पर मैसेज नहीं हो पाता। अरे बात तो सही कह रहा है। एक काम करता हूँ, मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप खोल देता हूँ, वहां तुम्हारी कम से बातें तो सुन लूंगा। कोई नहीं, मैं रिव्यू तुमसे ले लूंगा, टेंशन मत करो। मैं टेलीग्राम ग्रुप खोल दूंगा अपना। अभी समझाऊंगा इन्वर्ट शुगर भी, ठीक है? सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट क्यों कहते हैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा अभी। ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। हम आपको अब पढ़ाते थे डाइजेशन, तो डाइजेशन में सुक्रेज एंजाइम था जो सुक्रोज को तोड़ता था, ठीक है? क्योंकि सुक्रोज इन्वर्ट शुगर है, ठीक है? इसलिए सुक्रेज एंजाइम को इन्वर्टेज भी हम बोलते थे, इन्वर्टेज। ओके, सारे स्लाइड डाल दूंगा आज मैं अभी, ठीक है? तो ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? लिंकेज नहीं भूलनी और मोनोमर यूनिट नहीं भूलनी किसी की भी, ये आपका मतलब आपको याद रखना ही है। हाँ, जो लोग अमेजोन से बुक ले रहे हैं बस वही दे सकते हैं अमेजोन पर रिव्यू, हर कोई नहीं दे सकता, जो अमेजोन से परचेस कर रहा है वही। शुगर केन लिख देता हूँ, कैन शुगर, शुगर केन, ठीक है, कोई नहीं। खुश? अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ये आपको याद रखने हैं विद स्ट्रक्चर, विद स्ट्रक्चर। अब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, फिर आपको मैं तीनों को कंपाइल भी करा दूंगा। डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, हेडिंग डालो फटाफट, हेडिंग डालो फटाफट। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन हैं नीट एडवांस में। चलो आ जाओ।
सुगर विच है फ्री एल्डिहाइड CHO या कीटो ग्रुप ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कार्बन, अगर कार्बन पर फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप प्रेजेंट हैं तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, यहां पर फ्री CHO या CO एब्सेंट है ऑन इसको नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे। क्योंकि देखो सुनो, अगर किसी शुगर के पास फ्री एल्डिहाइड और कीटो है तो वो, हाँ, वो Cu2 पॉजिटिव को CO1 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यस, वो रिड्यूसिंग शुगर होती है, वो रिडक्शन कर दे, रिड्यूसिंग शुगर होती है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। रिड्यूसिंग शुगर के लिए क्या जरूरी है? एल्डिहाइड और कीटोन का होना, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन का होना, तभी वो रिडक्शन रिड्यूस करने में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो Cu2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देते हैं अगर कार्बोनाइल कंपाउंड पर फ्री CHO और CO हैं तो Cu2 पॉजिटिव को Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, वो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, समझे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गए। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको, टेस्ट याद रखने हैं। दो टेस्ट होते हैं इसकी टेस्टिंग के लिए, एक तो फेलिंग टेस्ट होता है, एक बेनेडिक्ट टेस्ट होता है। देखो, फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट, इसमें सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, इन सॉल्यूशन के अंदर मैं शुगर को डालूंगा और कलर चेंज हो गया तो रिड्यूसिंग, कलर चेंज हो नहीं हुआ तो नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट होता है यहाँ पर, यहाँ इसका नेगेटिव टेस्ट होता है। यहाँ कलर चेंज नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात मेन तो चीज क्या है? एग्जाम्पल, क्वेश्चन किस पे आएगा? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बताओ रिड्यूसिंग शुगर की। रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी होती है? मोनोसैकेराइड, ऑल मोनो सैकेराइड, सारी की सारी मोनोसैकेराइड के पास भाई फ्री एल्डिहाइड और कीटो होगा, तो होंगे ही होंगे। या डाइसैकेराइड की बात करूं तो डाई डाइसैकेराइड में सिर्फ दो ही होंगे। ठीक है, एक माल्टोज और एक लैक्टोज, ये दो एग्जांपल याद रखो। ठीक है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करूंगा तो जिसमें कैसे याद रखोगे, समझना। सुक्रोज, सुक्रोज। अब पहले तो मैं इन तीनों को समझा दूं, फिर मैं आपसे आगे के एग्जांपल लिखूंगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहां पर भाई पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। यहां भाई जो बीटा पोजीशन है ना, यहां पहला कार्बन फ्री है, समझ रहे हो? तो यहां पर फ्री रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि यहां फ्री,
CHO प्रेजेंट है। जब फ्री CHO प्रेजेंट है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज सॉरी गैलेक्टोज भी ले रहे हैं ना, हाँ तब भी CHO आएगा। और आगे आ जाओ, इसमें देखो, इसमें पहला और चौथा यानी इसका पहला फ्री है तो ये भी रिड्यूसिंग होगी, क्यों? क्योंकि यहां पर भी फ्री CHO प्रेजेंट है, कार्बोनाइल कार्बन पर फ्री CHO प्रेजेंट है, फ्री CHO प्रेजेंट है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, प्रेजेंट है, यहां तो कम ब्राउन बन गया, यहां फ्री है, दोनों कैसे होगी, रिड्यूसिंग। अब सुक्रोज पर आओ, सुक्रोज, सुक्रोज में ध्यान से देखो भाई, ग्लूकोज के अंदर फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, दोनों ही कार्बन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों ही कार्बन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी यहां पर आपका फ्री फॉर्म में, ठीक है भाई, नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग क्यों है? क्योंकि यहां फ्री CHO और CO, क्योंकि एक पर CO दोनों ही क्या है, एब्सेंट है ही नहीं फ्री। क्यों? क्योंकि दोनों ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। और जितने भी नॉन रिड्यूसिंग, शिवम बेटा सिंपल सी बात तेरे समझ में नहीं, मैं तो बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, देख तू ध्यान से देख भाई, पहले कार्बन पर ग्लूकोज में पहले कार्बन पर एल्डिहाइड होता है, पहली क्लास में ये सिखाया था मैंने। फ्रक्टोज में दूसरे कार्बन पर कीटोज होता है। एल्डिहाइड और कीटोन जिस कार्बन पर होते हैं उसको कार्बोनल कंपाउंड, कार्बोनल का कार्बन कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, कल समझाया भी था मैंने। तो पहले और चौथे कार्बन के बीच में सिर्फ बॉन्ड बनता है, ठीक है, यानी ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्री है, पहला कार्बन फ्री का मतलब है CHO यहां पर फ्री होगा। अगर कोई भी CHO फ्री है तो वो रिएक्शन करने के लिए फ्री है, स्वतंत्रता है उसके पास, यानी ये Cu2 पॉजिटिव को Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर है। देखो इसका पहला कार्बन तो इन्वॉल्व हो गया, पर चौथे कार्बन के साथ पहला फ्री रह गया, तो रिड्यूसिंग शुगर हो गई, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूं माल्टोज रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग है। फिर मैंने बताया, ध्यान से आ जाओ, लैक्टोज, लैक्टोज रिड्यूसिंग है, क्यों? क्योंकि इसके बाद भी फ्री CHO फ्री है, क्यों? ध्यान से देखो भाई, CHO कहां लगेगा, फर्स्ट कार्बन भी तो CHO होगा, पहले कार्बन पर होगा, यहां चौथा कार्बन है, यहां पहला है, यहां चौथा है, तो पहले और चौथे के बीच में तो बॉन्ड बन गया, पर इसका पहला कार्बन फ्री है, यानी यहां पर CHO फ्री है, और CHO फ्री है का मतलब रिड्यूसिंग शुगर है, फ्री CHO रिड्यूसिंग शुगर है। मतलब किसी भी एक ग्लूकोज का या किसी भी एक मोनोसेकेराइड का अगर एक भी फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लिंकेज बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो नॉर्मल शुगर तो नहीं है, वो रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर है? बेनेडिक्ट या ठीक है फेलिंग सॉल्यूशन को वो कलर चेंज कर देगी, फ्री फॉर्म में है इसके पास। सर मेरी बुक आ गई, 2 मिनट हुए हैं, देखो बच्चों की इस क्लास के साथ ही साथ बुक आ रही है, बहुत बढ़िया। चलो यहां तक क्लियर है। तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग वाला कंसेप्ट किसी को कोई डाउट है? किसी को ये बताओ मुझे, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के अंदर। अब यहां ध्यान से देखो भाई, अगर मैं भाई यहां किसकी बात कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। ग्लूकोज का पहला कार्बन, फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, ये पहले दूसरे कार्बन जहां पर फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन्हीं से बॉन्ड बन रहा है, वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पहला दूसरा दोनों इन्वॉल्व हो गए, तो फ्री एल्डिहाइड और कीटो बचा ही नहीं। जब फ्री एल्डिहाइड कीटो है ही नहीं तो ये कैसी शुगर हो गई, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई, सिंपल सी बात है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई, ठीक है। शुगर विच हैव फ्री एल्डिहाइड कीटो ग्रुप ऑन कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, जो Cu2 पॉजिटिव को उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। टेस्ट फेलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट हम यूज करते हैं, ऑल मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में माल्टोज और लैक्टोज, सुक्रोज नहीं है। अच्छा अभी पॉलीसेक्राइड पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर पॉलीसेक्राइड भी किसमें इंक्लूड होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग में, पॉली पर। अब पॉलीसेक्राइड में पढ़ा स्टार्ट कर रहा हूं। पॉलीसेक्राइड बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चेन होती हैं, ठीक है, इसमें दो छोर होते हैं, लेफ्ट और राइट,
लेफ्ट एंड और राइट एंड, ठीक है। तो अगर पूछे स्पेशली तो ध्यान रखना राइट एंड जो होता है ना इसका राइट वाला छोर, ठीक है, वो रिड्यूसिंग होता है, बाद बाकी के इसको रखा नॉन रिड्यूसिंग में गया है, ठीक है। अभी डायग्राम में समझाऊंगा इसको। राइट एंड पर फ्री सीएचओ या प्रेजेंट होगा, इसलिए ये कैसा होगा, रिड्यूसिंग एंड होगा। ये भी डायग्राम में समझाऊंगा। इसको रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। आपसे कहा जाए पॉलीसेकेराइड को रिड्यूसिंग शुगर में रखा जाता है नॉन रिड्यूसिंग, आप बोलोगे नॉन रिड्यूसिंग, वो बहुत बड़े होते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है। बट इनका जो राइट एंड होता है, राइट एंड बिल्कुल वहां पर एक कार्बोनाइल कंपाउंड पर एल्डिहाइड और कीटो फ्री होता है, ओनली एक पर, ठीक है। जहां लाख 2 लाख तक मोनोमर यूनिट होती हैं, उन 2 लाख मोनोमर यूनिट में एक यूनिट ऐसी होगी राइट एंड पर जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होगा, इसलिए इस छोर को, इस एंड को आप रिड्यूसिंग एंड बोल सकते हो। समझ रहे हो। ऑलिगोसैकेराइड के अंदर बात करूं, ठीक है, तो आपके सिलेबस में रेफिनोज है बेटा, रेफिनोज, और रेफिनोज नॉन रिड्यूसिंग में आती है, नॉन फ्री, एक भी फ्री नहीं है रेफिनोज। हाँ, ऑलिगोसैकेराइड में रेफिनोज नॉन रिड्यूसिंग में आती है, क्योंकि रेफिनोज किस किस से मिलने से बनती है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का पहला कार्बन गैलेक्टोज के चौथे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और गैलेक्टोज का पहला कार्बन फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। यानी एक भी कार्बन फ्री नहीं है इनके पास भाई, ठीक है, मतलब कार्बोनाइल का कार्बन एक भी फ्री नहीं है, ठीक है। समझ में आया। इसीलिए इसीलिए इसको भी हमने नॉन रिड्यूसिंग में रखा है, ओलिगोसैकेराइड में रेफिनोज। क्लियर बिल्कुल, तुमने कहा तो मैंने एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। बट अब समझ में आ गया यहां पर एग्जांपल। अब मैं पॉलीसैकेराइड जैसे एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो डिटेल में लेके चलूंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले मुझे मैसेज करके बता दो, अगर वास्तव में समझ में आ गया तो एक बार दिल से आग लगा दो। राइट एंड रिड्यूसिंग समझ नहीं आया, ये समझाऊंगा बेटा, ठीक है, डायग्राम बना करके, डायग्राम बना करके। डायग्राम बना के समझाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो, अब बात करूंगा पॉलीसेकेराइड। डिटेल वैसे कहूं, होमो भी होते हैं, हेट्रो भी होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा यहां पर होमो पॉलीसेकेराइड। एक बात ध्यान रखना बेटा, बता दूं आपको, आज शाम को एक्सक्रीटरी सिस्टम का लेक्चर लगा हुआ है। आज शाम को एक्सक्रीटरी सिस्टम का लेक्चर लगा हुआ है। ओनली 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर कराऊंगा अब मैं, ओनली 2 लेक्चर में वाईटी पर, वाईटी पर रिवीजन कराने वाला हूं, जिसके अंदर नीट एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और पूरा चैप्टर मात्र 2 ही लेक्चर में कराऊंगा, 3 लेक्चर में नहीं कराऊंगा। आज और परसों खत्म, मतलब पैरेलल अपने में ही बेहतरीन रिवीजन चल रहा है। किसी को भी रिवीजन करना हो तो वहां आ जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो तो आ जाए, दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। आज रात 8 बजे, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, समझ गए ना मेरी बात। हाँ, अब आ जाओ, होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड। अब आ जाओ होमोपॉलीसेकेराइड।
अब होमो में पहले जो मैं कराऊंगा स्टार्च कराते हैं। चलो नंबर 1 स्टार्च। स्टार्च स्टार्च बताओ, स्टार्च कहाँ मिलता है, कहाँ देखा है स्टार्च को आपने? ये स्टोर फूड है, प्लांट स्टोर फूड। जैसे ग्लाइकोजन एनिमल स्टोर फूड होता है, स्टार्च प्लांट स्टोर फूड होता है। स्टार्च मोनोमर यूनिट बताओ उसकी, मोनोमर यूनिट। स्टार्च की मोनोमर यूनिट क्या होती है? स्टार्च की मोनोमर यूनिट अल्फा आमने सामने या ऊपर नीचे से कुछ नहीं होता बेटा सुक्रोज में, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ। मैं बात कर रहा हूं स्टार्च की मोनोसेक्राइड। अच्छा एक बात ध्यान रखना, पॉलीसेक्राइड जितने भी होते हैं टेस्टलेस होते हैं, ध्यान रखना। और वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। पूछा नहीं जाता पर ओनली फॉर नॉलेज, ओनली फॉर नॉलेज, ठीक है। इनमें कोई टेस्ट नहीं होता। देखो डाइसेक्राइड में टेस्ट होता है, हाँ डाइसेक्राइड में टेस्ट होता है, डाइसेक्राइड में टेस्ट होता है। तभी तो स्टार्च टूटता है माल्टोस में तो मीठा लगता है। हाँ स्टार्च जब माल्टोस में टूटेगा तो मीठा लगेगा। चलो मोनोमर यूनिट अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। मोनोमर यूनिट अल्फा ग्लूकोज होती है। स्टार्च की अगर मैं बात करूं बेटा, जरा बताओ स्टार्च ब्रांच्ड होता है या अनब्रांच्ड? नहीं बता पाओगे, नहीं। फॉर्म्ड बाय एमाइलोज प्लस एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज लगभग 20% के आसपास होता है, प्लस एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। अगर मैं एमाइलोज की बात करता हूं, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है एमाइलोज, ठीक है। और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच होते हैं ब्रांच्ड, ठीक है। और जबकि एमाइलोपेक्टिन की बात करूं ना, स्टार्च ध्यान रखना 20% एमाइलोज और 80% एमाइलोपेक्टिन के मिलने से बनते हैं। मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, समझ में आएगा इसको अच्छे से, ठीक है। स्टार्च के अंदर ब्रांच पर हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 20% 20% एमाइलोज होता है जो हेलिकल फॉर्म में होता है, और लगभग 80% एमाइलोपेक्टिन होता है। डायग्रामेटिकली समझाता हूँ इस चीज को मैं।
देखो यहां पर लिंकेज बन गए, ये लिंकेज है, ये ब्रांच आ गया, ये लिंकेज है, फिर एक ये ब्रांच बन गई, फिर लिंकेज है, ब्रांचिंग पैटर्न दिख रहा है ना भाई, ये एक पॉलीपेप्टाइड थी इसमें, सॉरी ये पॉलीसेकेराइड थी, इसमें एक ब्रांच आ गया, फिर पॉलीसेकेराइड थी, इसमें एक ब्रांच आ गया, ठीक है। तो ब्रांच, यहां जो लिंकेज देखने को मिलेगा, यहां लिंकेज, इस ब्रांच के अंदर ये लिंकेज देखने को मिलेगा, ये अल्फा 1,6 लिंकेज होता है, कैसे होता है समझाऊंगा, ठीक है। और ये जो लिंकेज देखने को मिल रहा है, ये वाले लिंकेज, ये वाले, ये अल्फा 1,4 लिंकेज होते हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज, डायग्राम बना के समझाऊंगा, ठीक है। और ये समझना है आपको, यहां पर फ्री, ये राइट साइड आ गई, यहां पर CHO फ्री होगा, क्योंकि यहां कोई भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, CHO फ्री है, किसी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो ये राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, राइट वाला रिड्यूसिंग एंड हो गया, ये रिड्यूसिंग एंड हो गया। तो जहां पर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में एमाइलोपेक्टिन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा ब्रांचिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है एमाइलोपेक्टिन। जो 80% स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन ही होता है। हाँ, आगे अगर मैं दिखाऊं इस तरीके से, यहां फिर इसमें जुड़े होते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, जहां हेलिकल स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, ये है एमाइलोज, जो ओनली 20% होगा, एमालोज 20% होगा, एमालोपेक्टिन इसमें 80% होगा, ठीक है। यहां पर दो लिंकेज देखने को मिल रहे हैं, आपके सामने है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ये क्या है, हेलिक्स, ये क्या है, ब्रांच्ड, ठीक है। परसेंटेज समझ में आ गया, ब्रांच हेलिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया, लिंकेज की, अच्छा ये ध्यान रखना है, वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि ये टोटली वाटर इनसॉल्युबल होता है। भाई हेलिक्स वो आ गया, इसके अंदर ब्रांचिंग पैटर्न आ गया। यहां लिंकेज कौन सी देखने को मिलेगी, लिंकेज एक ही लिंकेज देखने को मिलेगी, अल्फा 1,4 लिंकेज, जबकि यहां कैसी यहां पर लिंकेज होगी अल्फा 1,4, जबकि यहां दोनों लिंकेज मिलेंगी, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6, क्योंकि ब्रांच है ना। डायग्राम बना कर समझाऊंगा, समझ पा रही नहीं समझ पा रहे, डायग्राम समझा दिया। हेलिक्स भी होते हैं इसके अंदर, यानी एमाइलोज भी होता है 20%, एमाइलोपेक्टिन भी होता है इसके अंदर, ठीक है। ये हेलिक्स की फॉर्म में होता है, वो ब्रांचिंग पैटर्न में होते हैं, इसलिए ये वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। इसमें भाई हेलिक्स है, यानी मोनोमर यूनिट का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर, तो बस एक ही टाइप का बॉन्ड देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अल्फा 1,4 लिंकेज मिलेगा, यहाँ अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों लिंकेज देखने को मिलते हैं। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट। अगर मैं एमाइलोज की बात करता हूं, ये बहुत बड़े नहीं होते एमाइलोज, एमाइलोज आप ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा खूब होंगे तो 20 से लेकर के 1,000 यूनिट तक के मिलके बने होते हैं, ठीक है। ओनली 20 से लेकर के, खूब होंगे तो 20 से लेकर के 1,000 यूनिट्स। ग्लूकोज की यहाँ 20 से लेकर के 1,000 यूनिट होंगी हेलिकल स्ट्रक्चर में। फिर हेलिकल स्ट्रक्चर जुड़ते हैं एमाइलोपेक्टिन से, ठीक है। यहां जरूर
2000 से लेकर के 2 लाख यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ये हेलिक्स होते हैं तो इनमें आयोडीन का इंटरकैलेशन हो जाता है। आयोडीन जो होती है ना वो इनमें फंस जाती है। चलिए फंस जाती है आयोडीन, इसमें फंस जाती है आयोडीन, इन हेलिक्स के अंदर फंस जाती है, ऐसे चली जाती है। तो ये ब्लू कलर देते हैं विद आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के संग ब्लू कलर देंगे ये बेटा। और हर 25 के बाद एक ब्रांच देखने को मिलेगी, ब्रांच आफ्टर 25 यूनिट। दो डॉट डॉट जो दिखाए ना मैंने, ये सब क्या है बेटा? अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। अब मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो तुम्हें समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अरे यार एक मिनट रुको। जैसे मान लो ये अल्फा ग्लूकोज का डायग्राम है। क्लियर है? अल्फा ग्लूकोज, 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 अल्फा ग्लूकोज। समझना, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। समझना मेरी बात। देखो भाई यहां जो बॉन्ड बनेगा तो यही बनेगा, ये अल्फा 1,4 लिंकेज। ये तो आप जैसे समझ गए अल्फा 1,4 लिंकेज जैसा होता है। अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज। सर ऐसे कैसे? अभी बताया था मैंने बेटा। ठीक है भाई, ये पहला कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, फिर ये पहला कार्बन है, फिर चौथा कार्बन है, पहला कार्बन है, फिर चौथा कार्बन है। क्लियर है? और यहां ये फिर पहला कार्बन है। ठीक है, और ये पहला कार्बन किसके साथ? इसके साथ ब्रांचिंग पैटर्न। ठीक है, थोड़ा उसको खिसकाना पड़ेगा। ओके, नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, ब्रांच दिखा दूंगा टेढ़ा करके। ठीक है भाई, पहला कार्बन है, ये छठवां कार्बन होगा यहां पर। CH2OH, नीचे OH आ गया, तो ये OH और OH मिलकर के एक H2O निकाल देंगे, तो यहां लिंकेज क्या बन जाएगा भाई? H2O निकल गया। ठीक है, तो अगेन यहां पर एक लिंकेज नहीं आ गया? 1,6, वो छठवां कार्बन है, 6 कार्बन है। ठीक है, तो ब्रांच पैटर्न बन जाएंगे, ये गया, ये गया, ये आ गया। ठीक है,
तो ये जो लिंकेज बन रहा है ना यहाँ पर, ये अल्फा 1,6 लिंकेज हो गया पहले कार्बन और छठे में कार्बन के बीच में। ये तो बन गया अल्फा 1,6, अल्फा 1,6, और ये क्या बन गए सारे के सारे, अल्फा 1,4। ठीक है, तो जब भी ब्रांच आएगी, ब्रांच बनेगी, तो ब्रांच जैसे ये यहां से यहां से यहां यहां, ये एक लिंकेज आ गया। ठीक है, तो ये ब्रांचिंग पैटर्न हो गए, और सारे के सारे पैटर्न ऐसे आ गए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4। यानी ये पहला कार्बन है, ध्यान रखना, पहले कार्बन पर क्या होगा, एक एल्डिहाइड या कीटो फ्री है, देखो सबके पहले कार्बन इन्वॉल्व हो गए, पहला चौथा, पहला चौथा, सबके इन्वॉल्व है, सबके बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं। ठीक है, सबके, ये फोर्थ कार्बन होगा, ये वाला फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, ये सब बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। पहले कार्बन सिर्फ ये फ्री है, ये फ्री, फ्री CHO, ये हो गया रिड्यूसिंग एंड, सिर्फ रिड्यूसिंग एंड होगा, पूरी की पूरी शुगर तो नॉन रिड्यूसिंग में आएगी। ठीक है, तो ये तो ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई, अल्फा 1,6 ब्रांच हो गई। ठीक है, स्ट्रेट चेन के अंदर अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, ठीक है, अल्फा 1,4, समझ में आया। तो स्टार्च कैसे बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एमाइलोज, और आगे भाई यही स्ट्रक्चर आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिसमें ब्रांचिंग पैटर्न नहीं होगी, तो क्या बन जाएंगे, एमाइलोपेक्टिन, बस टर्न हो जाएंगे, यानी यही स्ट्रक्चर आगे जाकर के हेलिक्स की फॉर्म में टर्न हो जाएंगे, ऐसे ऐसे सेम ऐसे। ठीक है, सेम यही स्ट्रक्चर है, बस टर्न हो जाएंगे, और कुछ नहीं है, यही यूनिट्स हैं। तो स्टार्च जो होता है बेटा, वो इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसमें ध्यान रखना है, अगर मैं इन हेलिक्स की बात करता हूं, इन हेलिक्स में ओनली एक ही लिंकेज देखने को मिलेगा, कौन सा लिंकेज, अल्फा 1,4। ठीक है, और जो कहां कनेक्ट होंगे, इस ब्रांचिंग पैटर्न से कनेक्ट होंगे। तो ये तो हो गया एमाइलोपेक्टिन, ये हो गया एमाइलोज। एमाइलोपेक्टिन के अंदर आपको दो लिंकेज देखने को मिल रहे हैं, 1,4 1,6, या एक ही लिंकेज देखने को मिलेगा 1,4, क्योंकि यहाँ ब्रांच नहीं होते, यहाँ ब्रांच होते हैं, और ये ब्रांच हर 25 के बाद एक ब्रांच, हर 25 के बाद एक ब्रांच, हर 25 के बाद एक ब्रांच रिपीट होता है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, इसलिए मैंने बना दिया, एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां डायग्राम दे रखा है, कल मैं दिखाऊंगा अभी एनसीईआरटी का डायग्राम ये वाला। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर हो गया, और ये मैंने नॉन डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर बना दिया। ये सब ग्लूकोज की यूनिट है, अल्फा ग्लूकोज, ये अल्फा 1,4 लिंकेज है। ठीक है, ये जगह ब्रांच जो बन रही है अल्फा 1,6 लिंकेज से बन रही है। ठीक है, ये जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो एमाइलोज है, जो ब्रांचिंग पैटर्न दिख रहे हैं एमाइलोपेक्टिन है। पूरे स्टार्च में 20% 80% होते हैं, ये हेलिक्स हैं, ये ब्रांच्ड हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इनमें एक ही लिंकेज मिलेगा 1,4, इनमें 1,4 और 1,6 लिंकेज मिलेगा। ये 20 से लेकर 1,000 यूनिट हो सकते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, ये बहुत बड़े होते हैं ब्रांचिंग पैटर्न। ठीक है, 2 लाख तक यूनिट हो सकती है। ये ब्लू कलर देते हैं आयोडीन के संग, क्योंकि आयोडीन का इंटरकैलेशन हो जाता है, आयोडीन घुस जाती है, तो कलर देते हैं ये कलर नहीं देते। ठीक है, ये इसमें हर ब्रांच 25 यूनिट के बाद रिपीट होती है, हर 25 के बाद एक ब्रांच रिपीट होगी, हर 25 के बाद एक ब्रांच रिपीट होगी। क्लियर है बिल्कुल। तो ये हो गया एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च एक पॉलीमर है, ठीक है, जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के मिलने से बनता है। समझे कैसे 25 के बाद रिपीट होगी। और ये भी कोई कहने की बात है भाई, 25 मोती ऐसे लोग लगे हुए हैं, 25 मोती, ये ऐसे 25 मान लो, 25 के बाद फिर एक ब्रांच आ जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे 25 मोती लगेंगे, फिर एक ब्रांच आ जाएगी, हर 25 के बाद एक ब्रांच आ जाएगी, हर 25 के बाद एक ब्रांच आ जाएगी। समझे। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। तो ये हो गया स्टार्च। तो स्टार्च मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया। ठीक है, स्टार्च ब्रांच और हेलिकल स्ट्रक्चर के मिलने से बनता है, टोटल ब्रांच स्ट्रक्चर ही है।
प्लांट स्टोर फूड है, ठीक है। मोनोसेक्राइड यूनिट अल्फा ग्लूकोज होती है, ठीक है। लिंकेज की अगर मैं बात करूं, लिंकेज भी इसी में ऐड कर देता हूं। लिंकेज या दो मिलेंगे, अल्फा 14 और अल्फा 16 लिंकेज देखने को मिलते हैं यहां पर, ठीक है। इसमें एमाइलोज भी होता है, एमाइलोबैक्टीरिया। जब क्वेश्चन आते हैं 20% 80% एमाइलोज हेलिकल होता है, ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो पूरा मैंने इस तरीके से थ्योरी लिखा दी है, एक जनरल डायग्राम बना दिया है, डिफरेंस करा दिया है एमाइलोज और एमाइलोबैक्टिन के अंदर, और फिर मैंने इसका मॉलिक्यूलर वाला डायग्राम बना के दिखा दिया कि भाई इस तरीके से इनका अल्फा 14 भाई पहला चौथा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, अल्फा 16 पहला छठवां कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है ब्रांच के अंदर, फिर अगेन अल्फा 16 पहला छठवां कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है 16। इस तरीके से एक छोर हमेशा फ्री होगा, 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 ठीक है। तो ऐसे भी स्ट्रक्चर दिखा सकते हो, तरीका बता देता हूं मैं। मान लो ये स्ट्रक्चर है, फिर ये, फिर ब्रांचिंग आ गया, फिर ये ब्रांचिंग आ गया, फिर ये स्ट्रेट है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ये फ्री वाला ये आ गया, ये फ्री आ गया, ये सब ब्रांचिंग आ गए, और इनमें ये हेलिक्स जुड़ गए आकर के, हेलिक्स हेलिक्स फॉर्म में आ गए। ये स्ट्रक्चर आ गया स्टार्च का, एक सिंपल स्ट्रक्चर, ऐसे भी कह सकते हो। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? छुट्टी है भाई अब तो, ये स्टार्च तो समझ लो। हाँ डायग्राम बना लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में भी डायग्राम दे रखा है। अगर वास्तव में समझ में आया हो तो दिल से एक बार आग लगा दो। आज सारे डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के। आग लगा दी सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इन सबको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हें एकदम, अभी हो सकता है किसी एक आध बच्चे के समझ में ना आए, तो लिख लिख के जब प्रैक्टिस करोगे ना तो मजा आ जाएगा। बीएमएस बहुत बढ़िया। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर बेटा। तो नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा अभी, ठीक है। तो आज इतना आपका कंप्लीट कर देते हैं। इन डायग्राम्स को आपको बस ड्रॉ करके बनाना है, ध्यान रखना, ड्रॉ करके बनाना है, बिना ड्रॉ करे नहीं बनाओगे। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाने के बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा, ठीक है, बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम। भूल मत जाना, आज सुन लो मेरी बात, लेक्चर लगा हुआ है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, एक बार लाइक तो कर दिया करो भाई जाकर के, ठीक है। और शाम को 8 बजे एग्जैक्ट आ जाना, ठीक है। मैं लगभग आधा एक्सक्रीटरी सिस्टम आज पूरा प्रैक्टिस के साथ करा दूंगा, और परसों पूरा इसको एंड कर दूंगा, ठीक है, वाईटी पर, ठीक है। बाय बेटा, बाय, रिवीजन हो जाएगा परफेक्ट वाला। बाय बाय बाय। हैप्पी नवरात्रि बेटा।